हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो ऐसी ही एक्सक्लूसिव खबरें विकास भदौरिया हमारे सहयोगी हर दिन आपके लिए लेकर आएंगे जब तक राम जन्मभूमि में पूजन नहीं हो जाता। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर उत्साह है और वो साफ तौर पर देखा भी जा रहा है। देश में जगह जगह से पवित्र जगहों की मिट्टी और जल अयोध्या पहुंचा जा रहा है। हाथों में कलश, मुख पर नारे और एक संकल्प, इस कलश को अयोध्या लेकर जाना है। और यहाँ पर विश्व हिंदू परिषद के आह्वान पर भगवान श्री राम जी के मंदिर के निर्माण हेतु माता जी के कुंड से जल और प्रसिद्ध मिट्टी ये लेकर हम लोग अयोध्या के लिए आज शाम को निकलेंगे। तस्वीरें यूपी के कौशाम्बी में 51 शक्तिपीठ माता शीतला कड़ाधाम की हैं, जहां पुरोहितों का एक जत्था माता के दरबार की मिट्टी लेकर अयोध्या के लिए रवाना हो रहा है। पवित्र जल और मिट्टी से भरे इस कलश को राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय को सौंपा जाएगा। सोने की ईंट, चांदी की ईंट, चांदी का गदा और तांबे के 4 कलश, ये श्री राम में आस्था रखने वाले उन भक्तों के प्रतीक चिन्ह हैं जो सालों से अयोध्या मंदिर देखना चाहते थे। ये सामग्री राजस्थान के चित्तौड़ से अयोध्या आई है। जब ये शिलान्यास की डेट प्रधानमंत्री द्वारा निर्धारित हो गई तो इससे उत्साहित होकर के उल्लास में लोग आकर के अब जो तीर्थ क्षेत्र हमारे हैं वहाँ से हमारे जो कार्यकर्ता हैं या जो जनता के लोग हैं वो सब क्षेत्र से मिट्टी ले करके आ रहे हैं। मंदिर निर्माण की तारीख नजदीक है, ऐसे में श्रद्धालुओं द्वारा भेंट का आना लगातार जारी है। उत्तर से उत्तम की यात्रा में अब अपहरण प्रदेश बनता जा रहा है। गोरखपुर में 14 साल के लड़के का अपहरण हुआ और फिर हत्या। पिछले कुछ दिनों में अपहरण का एक तीसरा बड़ा मामला है। एक करोड़ के लालच में एक परिवार से रक्षाबंधन के पहले 4 बहनों से उनका भाई छीन लिया। गोरखपुर के पिपराइच इलाके में जंगल छत्रधारी के मिश्रोलिया इलाके में महाजन गुप्ता के घर वारदात हुई है। 14 साल का मासूम बलराम 27 तारीख को अगवा किया गया। वारदात के 28 घंटे बाद पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया और अगवा किए बलराम का शव नाले से बरामद किया। हम मुख्यमंत्री से हम क्या कहें, जो उनका उचित सजा हो वो उन लोगों को दें। पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं क्योंकि सूबे के मुख्यमंत्री का गृह जनपद है। देखिए, अभी एक अभियुक्त जो है गिरफ्तार है, जिसकी निशानदेही भी हम लोगों ने डेड बॉडी बरामद की है। इसके अलावा जो है और कई लोग जो है सस्पेक्ट जो है हमारी हिरासत में हैं और ये केस हम लोग जो है 2-4 घंटे के अंदर ही ओपन कर देंगे। पुलिस की सक्रियता कहें या प्रदेश में बढ़ते अपराध का दबाव, रात होते होते पुलिस ने सभी आरोपियों को पकड़ लिया। इनको फिर बाद में लगा कि बच्चा इनको पहचानता है, क्योंकि बच्चा लोकल ही था 14 साल का, और इसी वजह से कि इनकी पहचान छुपाने की घर से जो है इसकी हत्या करके बोरे में लाश डाल करके वहीं पास में केवटिया नाला है, कल शाम को ही अंधेरे में जाकर के वो लाश वहाँ पर डाल दी। दावे अपनी जगह है और परिवार का दुख अपनी जगह। बहनों को हर रक्षाबंधन में भाई याद आएगा और माँ बाप को ताउम्र बेटा। अरे हमारा बबुआ, बाबू चाहे। बात राफेल की। 7000 किलोमीटर का सफर तय कर राफेल भारत के नजदीक आ पहुंचा है। राफेल विमानों की पहली खेप केवल 2500 किलोमीटर दूर है। 5 राफेल विमान कल भारत पहुंचने वाले हैं। फ्रांस से उड़ान भरने के बाद राफेल विमानों ने यूएई में रुके। दुश्मन के सीने पर कुछ इसी तरह मिसाइल दागने वाला राफेल बस अब आ ही पहुंचा है। इस वक्त राफेल भारत से 2500 किलोमीटर की दूरी पर यूएई के अल दफरा एयरबेस पर खड़े हैं। ये विमान कल दोपहर तक अंबाला पहुंचेंगे। भारतीय समय के अनुसार दोपहर 12 बजे 5 राफेल विमानों ने फ्रांस के मैरिग्नेक एयरपोर्ट से उड़ान भरी।
ये देखिए कैसे 20 सेकंड में राफेल जमीन से आकाश में बातें करने लगा। इसके बाद राफेल विमानों का बेड़ा 7000 किलोमीटर का सफर तय कर यूएई पहुंचा। रास्ते में देखिए दिलचस्प तस्वीर जिसमें फ्रांस एयरफोर्स के विमान A330 के जरिए राफेल विमानों ने फ्यूल भरा। भारत के 10 पायलट और ग्राउंड स्टाफ इसे उड़ाकर भारत पहुंच रहे हैं। इनमें 2 ट्रेनर एयरक्राफ्ट हैं जिनमें 2-2 पायलट उड़ान भर रहे हैं और 3 राफेल सिंगल सीटर हैं, यानी जिन्हें एक पायलट उड़ाता है। अल-दफ्रा से विमान सीधे अंबाला लैंड करेंगे। अंबाला एयरबेस राफेल के स्वागत के लिए तैयार है। अंबाला में ही राफेल फाइटर जेट्स की पहली स्क्वाड्रन तैनात होगी। अंबाला कैंट में राफेल के चलते कड़ी सुरक्षा की गई है। जो सिक्योरिटी जोन है उसमें ना तो ड्रोन को उड़ना अलाउड है, ना उड़ाना अलाउड है, ना फोटोग्राफी अलाउड है। ये आर्मी और एयरफोर्स दोनों की तरफ से पहले भी चिट्ठियां जा रही हैं और डिस्ट्रिक्ट प्रशासन की तरफ से भी है। 17 नवंबर की इस स्क्वाड्रन को गोल्डन एरोज नाम दिया गया है। इस स्क्वाड्रन में 18 राफेल लड़ाकू विमान होंगे, 3 ट्रेनर और बाकी 15 फाइटर जेट्स। गोल्डन एरो अभी तक भटिंडा स्थित MiG-21 की स्क्वाड्रन को कहा जाता था। MiG-21 की गोल्डन एरो स्क्वाड्रन ने करगिल युद्ध में अहम भूमिका निभाई थी। तो चलिए अब आपको बताते हैं उन हथियारों के बारे में जो राफेल को बेहद खतरनाक बनाते हैं। राफेल ऐसा फाइटर प्लेन है जो दुश्मन को तहस नहस करने वाले हथियारों से लैस है। क्षमता बढ़ाने के लिए भारत ने हाल ही में हैमर मिसाइल के लिए भी आपातकालीन ऑर्डर दिया है। हैमर मिसाइल 60 से 70 किलोमीटर की दूरी से हमला कर सकती है। बंकर समेत किसी भी निशाने को ध्वस्त करने में सक्षम है। इसके अलावा राफेल के साथ 3 गेम चेंजर मिसाइल और लगी हैं। मेट्योर मिसाइल की रेंज करीब 150 किलोमीटर है। आवाज से 4 गुना तेज उड़ सकती है। ये रेडार गाइडेड मिसाइल बीच रास्ते में लक्ष्य को बदला जा सकता है। स्कैल्प मिसाइल क्रूज मिसाइल डीप स्ट्राइक यानी जमीन पर अटैक करने के लिए एयरबेस, रेडार, कम्युनिकेशन के हब पर निशाना बनाने में माहिर। ये स्टील्थ मिसाइल है जिसका पता लगाना आसान नहीं। माइका मिसाइल हवा से हवा में मार करने वाली माइका मल्टी मिशन मिसाइल है। ये सेल्फ डिफेंस मिसाइल है। दागने के बाद दुश्मन के जहाजों का बचना मुश्किल है। और अब भारत की सफल होती नीति की बात कर लेते हैं। चीनी कंपनियों पर भारत का डिजिटल अटैक कामयाब होता दिख रहा है। बुलेट का जवाब बैलेट से देने का असर चीनी स्मार्टफोनों की बिक्री पर पड़ा है। पहली बार चीनी स्मार्टफोन की बिक्री पिछले तिमाही के मुकाबले 9% गिर गई है। चीन पर भारत का डबल अटैक। सरकार चीनी ऐप बंद कर रही है। जनता चीनी फोन कम खरीद रही है। केंद्र सरकार ने 47 और चीनी ऐप पर बैन लगा दिया है। ये ऐप पहले बंद की गई 59 चीनी ऐप से ही जुड़ी थी। बताया जा रहा है सुरक्षा कारणों से 250 दूसरी चीनी ऐप्स पर भी विचार किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ काउंटर पॉइंट रिसर्च की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी से मार्च 2020 के बीच भारतीय फोन बाजार में चीनी कंपनियों की हिस्सेदारी 81% थी, जबकि अप्रैल से जून की तिमाही के दौरान ये हिस्सेदारी घटकर 72% पर आ गई है। यानी चीनी मोबाइल फोन निर्माता कंपनियों की सीधे हिस्सेदारी 9% कम हुई है। इसमें ओप्पो, वीवो और रियलमी जैसे चीनी ब्रांड शामिल हैं। ये शेयर कम होने के बहुत सारे रीजंस हैं, जैसे कि सप्लाई इश्यूज, ओप्पो की फैक्ट्री का बंद होना जब वहाँ कोविड केसेस पाए गए, एंटी चाइना सेंटिमेंट्स एंड कस्टम पे चाइना से आने वाले कंपोनेंट्स का
डिले होना। चीनी मोबाइल फोन ब्रांड्स के प्रति भारतीय ग्राहकों की नाराजगी के चलते जहां चीनी कंपनियों को तगड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय हैंडसेट निर्माता कंपनियां इस मौके को भुनाने के लिए अपनी रणनीति तैयार करने में जुटी हुई हैं। चीनी कंपनियों के खिलाफ माहौल को देखते हुए भारतीय फोन कंपनियां उत्साहित हैं। देश की प्रमुख मोबाइल हैंडसेट निर्माता कंपनी लावा इंटरनेशनल लिमिटेड के संस्थापक SN रॉय का कहना है कि अब उनकी कंपनी 100% डिजाइन और उत्पादन भारत में करेगी, जिससे रोजगार बढ़ेंगे। 2021-22 में सिचुएशन इंडियन कंपनी के अपने कॉम्पिटेंसी से बहुत ज़्यादा उज्जवल है और हमें उसमें कोई संदेह नहीं है। और हम अभी भी इन्वेस्टमेंट मोड में हैं, अभी भी हम हायरिंग मोड में हैं और अभी भी हम इंटरनेशनल मार्केट एक्सपेंशन के मोड में हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक चीनी मोबाइल कंपनी हुआवेई ने भारतीय बाजार को लेकर 2020 का राजस्व 50% घटा दिया है। पहले 5,000 से 6,000 करोड़ राजस्व की उम्मीद थी, जो घटकर 1,800 से 3,700 करोड़ रुपए रह गया है। चीनी कंपनियों पर भारतीय बाजार में जो मार पड़ रही है वो सिर्फ टेलीकॉम सेक्टर तक सीमित नहीं है। आने वाले दिनों में चीन की बिजली उपकरण निर्माता कंपनियों से लेकर कंस्ट्रक्शन क्षेत्र तक की कंपनियों को भारतीय बाजार में भारी खामियाजा उठाना पड़ सकता है। कैमरामैन अरविंद के साथ रक्षित सिंह, ABP न्यूज, दिल्ली। 1 अगस्त को बकरीद है। त्योहार मनाने की आजादी की मांग हो रही है, पर कोरोना की वजह से पाबंदी है, ऐसे में विवाद हो रहा है। ये है हाजी रिजवान। मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी के विधायक कोरोना से न डरते हुए त्योहार मनाने के नाम पर साप्ताहिक लॉकडाउन खोलने की बात कर रहे हैं। हमने ये मांग भी की है कि 1 अगस्त को, 2 अगस्त को और 3 अगस्त को लॉकडाउन नहीं रहना चाहिए। मुरादाबाद से ही समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर ST हसन ने भी नमाज के लिए ईदगाह को खोलने की मांग की है। ईद का त्योहार सर पर है, बहुत सी समस्याएं आ रही हैं। एक तो जानवर के मूवमेंट के ऊपर परेशानी आ रही है, जिसको कप्तान साहब ने इस बात को कहा है कि अब परेशानी नहीं होगी। जानवर की खरीदो फरोख्त के ऊपर कोई क्राइम नहीं है। ईदगाह अभी तक सील है और ईदगाह के चौराहे की एक रोड भी 4 महीने से बंद है। उसके सिलसिले में भी बात हुई है और उसको भी खुलवाने को कप्तान साहब ने इंक्वायरी करके खुलवाने की वायदा करा है। इन सब के बीच ईद मनाने को लेकर बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर का बयान है, जिसमें वो किसी भी कीमत पर ईद न मनाने देने की बात कर रहे हैं। लोग कोई कुर्बानी ना करें, क्योंकि मास से फैलता है, सब लोगों के सामने आया है। और शराब जो है बिल्कुल सेवन ना करें, बिल्कुल कम से कम करें, इम्यून सिस्टम को कमजोर करता है। और जिस तरह मंदिर और मस्जिदों में लोगों ने नमाज नहीं पढ़ी और लोग नहीं गए, उसी तरह से कुर्बानी नहीं करेंगे। इससे पहले समाजवादी सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने भी बकरीद में सामूहिक नमाज की इजाजत मांगी थी। अब वक्त है कोरोना को लेकर एक अच्छी खबर का। अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन और उनकी बेटी आराध्या ने कोरोना पर जीत हासिल कर ली है। मुंबई के नानावती अस्पताल से अमिताभ बच्चन के बंगले वत्स तक जाने वाली इस सड़क पर इस हलचल को देखिए। आप देख सकते हैं, ये जो कार हमारे पीछे अभी गई है, ये अभी निकली है नानावती से। MH02E25051 नंबर प्लेट वाली इस ग्रे कलर की गाड़ी पर कल सबकी नजर थी। गाड़ी में देखिए आराध्या है और जो है ऐश्वर्या राय है। इसी गाड़ी में बैठकर कल शाम ऐश्वर्या बच्चन अपनी बेटी आराध्या के साथ अपने घर वत्स पहुंची। वत्स बंगले में पहुंचने पर सबसे पहले आराध्या और ऐश्वर्या ने खुद को सैनिटाइज किया। ऐश्वर्या पूरी तरह PPE किट से लैस थी। अब ऐश्वर्या और आराध्या घर पहुंच चुकी है, तो ऐसे में ये उम्मीद बढ़ गई है कि जल्द से जल्द अभिषेक और अमिताभ बच्चन जो है उन्हें भी डिस्चार्ज मिल जाएगा और वो भी जल्द ही अपने बंगले पर लौटेंगे। ऐश्वर्या बच्चन और आराध्या को नानावती अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। ऐश्वर्या को बुखार और सांस लेने में तकलीफ होने पर 17 जुलाई को नानावती अस्पताल में एडमिट होना पड़ा था। ऐश्वर्या के साथ बेटी आराध्या को भी अस्पताल में एडमिट होना पड़ा था। ऐश्वर्या और आराध्या कुछ दिनों तक क्वारंटीन रहेंगी। बहू और पोती के कोरोना से ठीक होकर घर पहुंचने पर अमिताभ बच्चन ने बेहद भावुक होते हुए ट्वीट किया, अपनी छोटी बिटिया और बहू रानी को अस्पताल से मुक्ति मिलने पर मैं रोक न पाया अपने आंसू। प्रभु तेरी कृपा अपार अपरंपार।
आपको बता दें कि अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन को 14 जुलाई को कोरोना पॉजिटिव होने पर नानावती अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अमिताभ और अभिषेक का इलाज जारी है। डॉक्टरों ने जल्द ही दोनों के पूरी तरह ठीक होने की उम्मीद जताई है। फिल्म एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत से उठे सवालों को सुलझाने में मुंबई पुलिस अब भी जुटी हुई है और पूछताछ की जा रही है। आज भी बॉलीवुड के एक हस्ती को पूछताछ के लिए बुलाया गया है, जबकि कल निर्देशक महेश भट्ट से घंटों पूछताछ हुई। बॉलीवुड में रिया चक्रवर्ती के सबसे बड़े हमदर्द और सबसे बड़े हमराज हैं महेश भट्ट। थोड़ा सा आ गया कि तीनों मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रिया चक्रवर्ती के जरिए महेश भट्ट सुशांत की मानसिक परेशानियों के बारे में बहुत कुछ जानते थे। सुशांत की मौत के बाद कई मीडिया रिपोर्ट्स में यहाँ तक दावे किए गए कि महेश भट्ट ने रिया को सुशांत से अलग होने की हिदायत दी थी। सुशांत की बीमारी की वजह से रिया को उनसे दूर रहने को कहा था, लेकिन सोमवार को थाने के अंदर पूछताछ के दौरान महेश भट्ट ने ऐसे तमाम दावों को झूठा और बेबुनियाद करार दिया। सूत्रों के मुताबिक महेश भट्ट ने पुलिस को बताया, रिया मुझे पिता के समान मानती है, मैंने कभी रिया को सुशांत से अलग होने के लिए नहीं कहा, ऐसी खबरें बेबुनियाद हैं। महेश भट्ट ने पुलिस को बताया कि वो रिया चक्रवर्ती के जरिए सुशांत से मिले थे। साल 2018 से 2020 के बीच सुशांत के साथ उनकी 2 या 3 बार मुलाकातें हुई थी। कभी कभार फोन पर बातें हो जाया करती थी। 2018 में मेरे YouTube चैनल को देखकर सुशांत ने मुझे कॉल किया और कहा कि मुझे आपसे मिलना है। सुशांत ने कहा कि मैं आपके YouTube चैनल के लिए काम करना चाहूंगा और कुछ वीडियो बनाना चाहूंगा। सुशांत ने यह भी कहा था कि मैं आपके साथ भी काम करना चाहूंगा। सूत्रों की माने तो सुशांत सिंह राजपूत की बीमारी को लेकर भी महेश भट्ट से पुलिस ने सवाल पूछे, लेकिन महेश भट्ट ने बीमारी के बारे में ज्यादा जानकारी होने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, सुशांत की बीमारी को लेकर कभी ज्यादा चर्चा नहीं हुई। सुशांत ने जब यशराज छोड़ी तब उनसे इच्छा जताई थी कि वो किसी अच्छी फिल्म में काम करना चाहेगा, लेकिन कोई ऐसी फिल्म आ नहीं सकी, वर्कआउट नहीं हो सका, ऐसा कुछ कभी बन ही नहीं पाया था। प्रोड्यूसर डायरेक्टर महेश भट्ट ने कबूल किया कि वो इसी साल जनवरी में रिया के जरिए सुशांत से मिलने उनके घर गए थे। महेश भट्ट की माने तो उस वक्त सुशांत ने उनसे कहा था कि मुझे आपसे बात करके अच्छा लगता है। सूत्रों के मुताबिक थाने में करीब 2.5 घंटे तक हुई पूछताछ के दौरान महेश भट्ट से बॉलीवुड नेपोटिज्म के बारे में भी सवाल पूछे गए। महेश भट्ट ने पुलिस को बताया, बॉलीवुड में नेपोटिज्म का आरोप लगना गलत है, खास तौर पर मुझ पर। मैंने तो अक्सर नए डायरेक्टर और एक्टर को मौका दिया है। आप मेरी फिल्में निकाल कर देख लो। पूछताछ के दौरान महेश भट्ट की आने वाली फिल्म सड़क 2 का भी जिक्र हुआ। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद ये कहा गया कि सड़क 2 में पहले सुशांत सिंह राजपूत काम करने वाले थे। इस फिल्म के लिए उनका ऑडिशन भी हुआ था, लेकिन सड़क 2 के डायरेक्टर महेश भट्ट ने इन तमाम दावों को भी बेबुनियाद बताया। महेश भट्ट के मुताबिक जिस वक्त सुशांत सिंह राजपूत के साथ उनकी मुलाकात हुई थी, तब तक सड़क 2 की कास्टिंग हो चुकी थी। मुंबई से गणेश ठाकुर की रिपोर्ट। सुशांत के सुसाइड केस में मुंबई पुलिस जांच में जुटी है। बॉलीवुड के तमाम हस्तियों से पूछताछ की जा रही है, तो वहीं राजनीतिक गलियारे से सीबीआई जांच की मांग उठने लगी है। महाराष्ट्र से बिहार तक नेता कह रहे हैं कि इस मामले की सीबीआई जांच हो, और बिहार जहां इस बार चुनाव है, ये चुनावी मुद्दा बनकर उभर रहा। ये हैं एनसीपी नेता और शरद पवार के पोते पार्थ पवार। अब इन्होंने सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में सीबीआई से जांच की मांग की है। उन्होंने महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख से मुलाकात कर एक चिट्ठी सौंपी और इसकी जानकारी ट्वीट के जरिए आम लोगों को दी। पूरे देश के साथ विशेष रूप से युवाओं स्वर्गीय सुशांत सिंह राजपूत की मौत की उचित जांच की मांग करते हुए मैंने माननीय अनिल देशमुख से सीबीआई जांच की मांग की है। इससे पहले बीजेपी नेता निशिकांत दुबे, बीजेपी सांसद और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वैजयंत पांडा, बीजेपी के संगठन मंत्री बीएल संतोष ने भी अहम राजनीतिक सक्रियता इस मुद्दे में दिखाई। सब कुछ खत्म हो जाएगा और इसकी सीबीआई इंक्वायरी होगी, एसआईटी से जांच होगी, ईडी, इनकम टैक्स, एनआईए सभी जांच करेगी।
अभिनेता से नेता बने बिहार के 2 दिग्गज शत्रुघ्न सिन्हा और शेखर सुमन ने भी सुशांत सिंह राजपूत केस पर राजनीतिक झुकाव वाले बयान दिए हैं। इतनी राजनीतिक सक्रियता के बाद बिहार चुनाव से ऐन पहले सुशांत सिंह राजपूत का केस बॉलीवुड से ज्यादा सियासत का मुद्दा बनता जा रहा है। और अब खबर महाराष्ट्र की राजनीति की 1 लाख चलो रे वाली मुहिम से जुड़ी हुई। महाराष्ट्र बीजेपी ने फैसला किया है कि वो किसी पार्टी से गठबंधन नहीं करेगी, अपने दम पर सत्ता हासिल करेगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राज्य की नवगठित कार्यकारिणी को संबोधित करते हुए कहा कि अगली बार कमल खुद के बल पर खिलना चाहिए। एक ओर गाड़ी की स्टीयरिंग संभाले अजीत पवार तो दूसरी ओर अकेले सत्ता में आने का ऐलान करती बीजेपी। महाराष्ट्र की राजनीति की ये तस्वीरें काफी चर्चा में हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी की नवगठित कार्यकारिणी की बैठक में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने खुद के बल पर सत्ता में आने का नारा दिया और महाराष्ट्र की सियासत में बीजेपी के 1 लाख चलो के नारे को बुलंद किया। ये संकल्प लेना चाहिए, कोई बैसाखी नहीं, कोई साथ नहीं, अकेले भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में कमल खिलाएगी, हर जगह कमल होगा और पार्टी का कैंडिडेट कोई भी कहीं भी होगा, जीतेगा तो कमल जीतेगा। इस तरीके से हमको काम में जुटना चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दावा किया कि ठाकरे सरकार अंतर्विरोधों के चलते खुद ब खुद गिर जाएगी और कोरोना काल में बीजेपी की रणनीति उनके 1 लाख चलो के सियासी रोड मैप की ओर भी इशारा करती है। ऑटो रिक्शा कौन सी दिशा में जाए ये ऑटो का ड्राइवर तय नहीं करता, उसमें बैठी हुई सवारी तय करती है, क्योंकि सवारी जहाँ जाती है वहाँ पर अगर सवारी को लेकर गए तो ही रोजगारी मिलती है, नहीं तो रोजगारी नहीं मिलती। ठाकरे सरकार के घटक दलों के बीच यानी कि शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के बीच में कई बार मतभेद सामने नजर आए। बीजेपी को इसी टकराव में नजर आ रहा है कि ये सरकार गिर जाएगी और फिर से एक बार बीजेपी राज्य की सत्ता पर वापस आ सकेगी। और अब देखिए इंसानियत का स्कूल। नमस्ते भारत में आपको मुंबई के एक शिक्षक दंपत्ति से मिलवाते हैं। पति पत्नी की ये जोड़ी गरीब बच्चों को पढ़ाने के अलावा उनकी भूख भी खत्म कर रही है। मुंबई के मलवड़ी इलाके की झुग्गी बस्ती में बना ये जील इंग्लिश स्कूल है। बेहद मामूली से दिखने वाले स्कूल की खासियत जब आपको पता लगेगी तो इसके सामने आलीशान और बड़ी इमारतों वाले स्कूल बेईमानी से लगेंगे। जील इंग्लिश स्कूल को चलाने वाले ये हैं मीजगा और फैयाज। मीजगा और फैयाज पति पत्नी हैं और 11 साल से मिलकर स्कूल चला रहे हैं। दोनों पति पत्नी स्कूल में बच्चों को मुफ्त पढ़ाने के साथ साथ 3 महीने से आसपास के 500 गरीब परिवारों को राशन और खाना पहुंचा रहे हैं। बेहद सीमित संसाधनों में मीजगा और फैयाज ने ये कैसे किया, ये आप मीजगा से ही सुनिए। मेरे और मेरे हस्बैंड ने, मेरे हस्बैंड एक कार सर्विस करते हैं, मैनेजर हैं एक कंपनी में, पीएफ के फंड्स निकाले थे अपना खुद का घर लेने के लिए। तो वो भी यहाँ पे धीरे धीरे डाइल्यूट करना चालू किया और लोगों की मदद पहुँचाने का काम किया, जो अभी भी जारी है। और रोज कोई ना कोई हमको कॉल करता है या अप्रोच करता है तो हम उनको वो पहुँचा देते हैं। फैयाज और मीजगा ने पहले तो एनजीओ और दूसरे लोगों से मदद लेकर गरीब परिवारों को खाना और राशन बांटने का काम किया, लेकिन जब एनजीओ से भी मदद मिलनी बंद हुई तो मीजगा और फैयाज ने अपना घर खरीदने के लिए जोड़े 5 लाख रुपयों को भी इस नेक मुहिम में लगा दिया। तकरीबन जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ तब से अभी तक हम लोगों ने 1700 से 2000 के आसपास के लोगों को हमने राशन दिया है। और ये काम आज भी चालू है। लोग हमें मदद करें ताकि हम और भी लोगों को वहां तक पहुंच सके। इसके लिए हम अपील करते हैं आपके एबीपी चैनल के माध्यम से कि आप लोग हमें मदद करें ताकि हम मैक्सिमम लोगों तक पहुंचे और मैक्सिमम लोगों को अनाज और राशन पहुंचा सके। फैयाज और मीजगा ने अपने स्कूल में पढ़ने वाले करीब 350 बच्चों की 3 महीने की स्कूल फीस माफ कर दी है। गरीब परिवारों में ऑनलाइन क्लास के लिए मोबाइल और लैपटॉप न होने की सूरत में मीजगा बच्चों के अभिभावकों को पढ़ा रही हैं, जिससे वो अपने बच्चों को घर जाकर पढ़ा सके और उनकी पढ़ाई पर असर न पड़े। मुंबई से संवाददाता रेणु चौधरी की रिपोर्ट। देश की राजधानी को कुछ महीने पहले मिले जख्म को ही नहीं भूला। दिल्ली दंगों के मामले में एक नया मोड़ अब सामने आया है। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीरें देख रहे हैं उनमें से एक है दिल्ली दंगों में सबसे कुख्यात स्कूल की, दूसरी है इसी स्कूल के मालिक फैजल फारूक पर नए कारनामों की आरोप लगाने वाली एक एफआईआर की कॉपी की।
दिल्ली पुलिस की इस एफआईआर में दावा किया गया है कि फैजल ने फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर जमानत लेने की कोशिश की। जब दस्तावेजों की जांच के लिए सर्टिफिकेट बनाने वाले डॉक्टर गजेंद्र से संपर्क किया गया तो उन्होंने जानकारी देने से साफ इनकार कर दिया। डॉक्टर गजेंद्र का नर्सिंग होम भी ग्रेटर नोएडा वेस्ट के बिसरख गाँव रोड पर है। वहाँ फैजल की पत्नी का कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं था। दिलचस्प ये भी है कि फैजल की पत्नी दिल्ली के यमुना विहार में रहती है, जबकि नर्सिंग होम वहाँ से बहुत दूर है। पुलिस ने जब डॉक्टर गजेंद्र के बारे में जानकारी जुटाई तो क्या सच सामने आया, आप भी सुन लीजिए। डॉक्टर गजेंद्र नैयर, जो कि दिल्ली मेडिकल काउंसिल से रजिस्टर्ड डॉक्टर हैं, इनके खिलाफ दिल्ली मेडिकल काउंसिल द्वारा 2 बार कार्रवाई करी गई है। पहली कार्रवाई में उनके खिलाफ जो डिसिप्लिनरी एक्शन लिया गया उसके अंतर्गत उनको 6 महीने के लिए डिबार करा गया प्रैक्टिस से, और दूसरी कार्रवाई जो दिल्ली मेडिकल काउंसिल ने उनके खिलाफ करी उसमें उनको 1 साल तक प्रैक्टिस से डिबार करा गया, यानी वो 1 साल तक दिल्ली मेडिकल काउंसिल के ऑर्डर के मुताबिक 1 साल तक दिल्ली में प्रैक्टिस नहीं कर सकते। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब दिल्ली दंगों के एक मुख्य आरोपी फैसल फारूक ने दिल्ली कोर्ट में मोस्ट एक्सट्रीम अर्जेंसी केस के तौर पर अंतरिम जमानत याचिका दायर की। इस जमानत याचिका के साथ अनेक मेडिकल प्रमाण पत्र भी दाखिल किए गए थे और इन्हीं में से एक डॉक्टर गजेंद्र नायर द्वारा प्रमाणित किया गया मेडिकल सर्टिफिकेट था। कोर्ट पहले भी 2 बार फैजल फारूक की जमानत याचिका रद्द कर चुका था। भारतीय रेलवे ने बांग्लादेश को 10 डीजल इंजन सौंपे हैं। 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाले ये इंजन मालगाड़ी और पैसेंजर दोनों ही ट्रेन में काम करेंगे। सोमवार को भारत ने फूलों से सजे इन 10 डीजल रेल इंजनों को अपने पड़ोसी देश बांग्लादेश को सौंप दिया है। भारत की ओर से विदेश मंत्री एस जयशंकर और रेलवे मंत्री पीयूष गोयल ने वर्चुअल हरी झंडी दिखाकर इन इंजनों को भारत के अपने गेंडे रेलवे स्टेशन से बांग्लादेश के दर्शाना रेलवे स्टेशन के लिए रवाना किया। इस दौरान आयोजित हुए कार्यक्रम में बांग्लादेश की ओर से रेल मंत्री नजरुल इस्लाम सुजन भी शामिल हुए। कोरोना जैसे मुश्किल वक्त में भारत ने बांग्लादेश को इंजन सौंप कर दिखाया कि वो सबका साथ सबका विकास में विश्वास करता है। And I have no doubt in my mind that governments, leaders and the people of Bangladesh and India trust each other, believe in each other and shall remain trusted friends and partners for years and years and years to come. We believe Bangladesh and India have to prosper together. वही कार्यक्रम में बांग्लादेश की ओर से भी पूरी दुनिया को ये संदेश दिया गया कि वो भारत पर सबसे ज्यादा भरोसा करता है। India has been a very trusted friend since Bangladesh independence. आपको बता दें कि भारत ने पिछले साल बांग्लादेशी पीएम शेख हसीना के दौरे के वक्त इन लोगों को देने का वादा किया था। भारत की ओर से बांग्लादेश में 17 परियोजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनमें से 9 परियोजनाओं का काम पूरा हो चुका है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने अपना बंगला छोड़ने से पहले बीजेपी सांसद अनिल बलूनी को चाय पर बुलाया था। बलूनी ने अब प्रियंका को पहाड़ी भोजन का न्योता दिया है। एक तरफ कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की तरफ से चाय पार्टी की पेशकश और दूसरी तरफ प्रियंका को बीजेपी सांसद अनिल बलूनी की ओर से उत्तराखंड की थाली का न्योता, जिसमें वहां के पारंपरिक व्यंजन मंडुए की रोटी, झंगोरे की खीर, पहाड़ी रायता और भट्ट की चुटकनी शामिल होगी। पहले आपने देखा कि प्रियंका गांधी ने चिट्ठी लिखकर अनिल बलूनी को अपने घर पर चाय का निमंत्रण दिया था, ताकि वो बलूनी को उनके नए घर से रूबरू करा सके। अब अनिल बलूनी ने चाय के निमंत्रण के जवाब में प्रियंका को चिट्ठी लिखकर भोजन का न्योता दिया। बलूनी ने लिखा, प्रियंका गांधी वाड्रा जी, आपका पत्र मिला, आभारी हूँ। शायद आपको संज्ञान में नहीं होगा कि मैं कैंसर के उपचार के बाद दिल्ली लौटा हूँ और चिकित्सकों का मानना है कि अभी मुझे कुछ और समय घर पर ही आइसोलेशन में रहना चाहिए। आपने मुझे चाय पर आमंत्रित किया, इसके लिए आपका धन्यवाद। मैं 35 लोधी स्टेट जाने के उपरांत आपको सपरिवार भोजन पर आमंत्रित करता हूँ। इस बीच प्रियंका गांधी ने अनिल बलूनी और उनकी पत्नी से फोन पर बात की। प्रियंका ने इस बातचीत को लेकर ट्वीट किया, आज श्री अनिल बलूनी और उनकी पत्नी से बात हुई। मैं ईश्वर से उनके अच्छे स्वास्थ्य और खुशहाली की कामना करती हूँ। उन्हें नए घर की शुभकामनाएं देते हुए आशा करती हूँ कि उन्हें भी इस घर में उतनी ही खुशियाँ मिले जितनी मुझे और मेरे परिवार को मिली। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी का बंगला 35 लोधी स्टेट अनिल बलूनी को आवंटित हुआ है। प्रियंका गांधी इस बंगले को 31 जुलाई को खाली कर देंगी, जहां वो पिछले काफी समय से रह रही थीं, और उनसे बंगला खाली करवाया जाना काफी बड़ा राजनीतिक विवाद भी बन गया था।
और अब बात राजस्थान के रण की। राज्यपाल कलराज मिश्र विधानसभा का सत्र बुलाने के लिए तैयार हो गए हैं, लेकिन इसके बावजूद मुख्यमंत्री गहलोत की मुश्किल है कि खत्म ही नहीं हो रही, क्योंकि उन्होंने विधानसभा सत्र के साथ 21 दिन की शर्त रख दी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मौजूदगी में कांग्रेस के विधायक राज्यपाल को कथित सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। प्रार्थना इसलिए क्योंकि राज्यपाल विधानसभा सत्र बुलाने की मांग पर कोई फैसला नहीं ले रहे थे। उनकी इस प्रार्थना का असर भी हुआ और राज्यपाल कलराज मिश्र विधानसभा का सत्र बुलाने के लिए तैयार हो गए। लेकिन राज्यपाल ने सत्र बुलाने के लिए दूसरी शर्तों के साथ 21 दिनों के नोटिस की भी सलाह दी है। ये सलाह कांग्रेस को पसंद नहीं आ रही। 4 जो सत्र बुलाए गए हैं वो इन्हीं महामहिम के द्वारा 10 दिन से भी कम के नोटिस के ऊपर बुलाए गए हैं। 21 दिन का उसमें किसी में भी पालना नहीं हुई, तो आज 5वां सत्र बुलाने में 21 दिन का वो क्यों समय मांग रहे हैं, ये सबके समझ में आ रहा है। कोई भी अनपढ़ नहीं है। एक तरफ जहां गहलोत सरकार विधानसभा में शक्ति प्रदर्शन की तैयारी में जुटी है, वहीं दूसरी तरफ सचिन पायलट खेमे के विधायकों पर भी नजर है। उसमें से कई विधायक जो संपर्क में हैं और मुझे विश्वास है कि जिस कांग्रेस ने उन्हें पहचान दी, जिस कांग्रेस ने उन्हें नाम दिया, जिस परिवार में उन्हें जन्म लिया, वो कांग्रेस के लिए स्वतंत्रता आंदोलन से लेके संघर्ष में रहा। कांग्रेस की सेंध लगाने की कोशिशों के बीच पायलट के समर्थक विधायक हरियाणा की किसी अज्ञात जगह से सामने आए और टूट से इनकार किया कि यहाँ पर पायलट गुट के अंदर जो भी 19 विधायक है, 19 के 19 एकजुट है, उसमें से एक भी विधायक इधर उधर होने वाला नहीं है। गहलोत खेमे में जो बाड़ाबंदी में विधायक बैठे हैं, उन विधायकों में हताशा है। मुंबई में बीजेपी के नेता और पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने कहा है कि मानखुर्द बाल गृह को लेकर सरकार की लापरवाही के खिलाफ मानवाधिकार आयोग में शिकायत दर्ज कराएंगे। किरीट सोमैया का आरोप है कि मानखुर्द बाल गृह के 30 बच्चों का टेस्ट कोरोना पॉजिटिव आया है और अभी 400 बच्चों और स्टाफ का टेस्ट होना बाकी है। सोमैया के मुताबिक बाल गृह में बच्चों का ख्याल नहीं रखा जा रहा है, उन्हें ठीक से खाना भी नहीं मिल रहा है। सोमैया ने यह भी कहा कि बाल गृह के स्टाफ को 4 महीने से सैलरी भी नहीं मिली है। 400 बच्चों और स्टाफ का कोरोना टेस्ट अभी बाकी है। बाल गृह की शिकायत करेंगे, सोमैया ये कह रहे हैं। वो मानवाधिकार आयोग जाएंगे इसको लेकर। बाल गृह में बच्चों का ख्याल ठीक से नहीं रखा जा रहा, ये आरोप किरीट सोमैया का। किरीट सोमैया का कहना है मानवाधिकार आयोग में इस पूरे मसले की वो शिकायत दर्ज कराएंगे। बाल गृह के स्टाफ को पिछले 4 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है, ये भी बड़ा आरोप किरीट सोमैया लगा रहा है। इस बीच एक अहम खबर उत्तर प्रदेश से, जहां की रामपुर में राजनीतिक दुश्मनी के ढोल बज रहे हैं। रामपुर के सांसद और समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के करीबियों की कुर्की बैंड बाजे के साथ की जा रही है। 2 तस्वीरें आपके सामने, एक में समाजवादी नेता आजम खान और दूसरी में ढोल नगाड़ों के साथ आजम खान के करीबी की कुर्की के लिए यूपी पुलिस की मुनादी। अपराधी को आगाह करने का ये अनोखा तरीका निकाला है यूपी की रामपुर पुलिस ने। पहले ढोल, फिर मुनादी, नहीं न्यायालय में आत्मसमर्पण कर रहा है, और फिर अपने ही अंदाज में दीवार पर चस्पा कर दिया कुर्की का नोटिस। यहाँ लगा नीचे। जिस दीवार के बाहर ये नोटिस चिपकाया जा रहा है वो घर है आजम खान के करीबी अजहर खान का। अजहर के खिलाफ रामपुर के गंज थाने में 447, 452, 427, 504 और 506 और आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज है। अजहर के लंबे समय से यूपी पुलिस को तलाश है और न ही वो कोर्ट में पेश हो रहा है, जिसके बाद कोर्ट ने कुर्की के तहत नोटिस जारी करते हुए 24 अगस्त को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है। कोरोना की वजह से शहरों में जिंदगी बदल सी गई है। हमारी खास सीरीज शहर वही जिंदगी नई में आज जानिए घर पर सामान यानी राशन पहुंचाने की व्यवस्था में किस कदर बदलाव आए। कोरोना की वजह से सोसाइटीज और घरों में होम डिलीवरी का तरीका बदल गया है। देखिए, शहर वही है लेकिन जिंदगी नई है और जीने के मायने और जो तरीके हैं वो बदल चुके हैं।
डिलीवरी बॉय से सीधे संपर्क न हो, इसके लिए सामान डोर टू डोर पहुंचाने का काम बंद कर दिया गया है। हालांकि अब कुछ जगहों पर डोर टू डोर सर्विस फिर से शुरू हुई है। बदलाव ये आया कि पहले जब डिलीवरी होती थी लॉकडाउन से पहले डोर स्टेप तक, लेकिन अब क्या है कि लोग मना कर देते हैं कि नीचे रखो लॉबी तक, लॉबी से हम ले लेंगे। नीचे से लॉबी तक हमारा अलाउड होता है, ऊपर अलाउड नहीं होता। पहले लोग जिस दिन ऑर्डर करते थे सामान उसी दिन डिलीवर कर दिया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। ऑर्डर एक दिन पहले होगा, डिलीवरी एक दिन बाद होती है। दूध से लेकर अंडा, ब्रेड, जो भी आपके वेजिटेबल, फ्रूट्स हैं और भी सामान है, इसमें सारा संचार हो जाता है। सामानों की डिलीवरी पूरे एहतियात के साथ की जाती है। एक एक सामान को सैनिटाइज किया जाता है, जिसमें काफी वक्त लग जाता है। इसलिए अब अगर आप कोई सामान मंगवाते हैं तो इसके लिए आपको एक दिन पहले ऑर्डर करना होगा। यूपी के गाजियाबाद लिए चलते हैं आपको, जहां 8 महीने के बच्चे को कब्जे में लेकर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। ये वारदात गाजियाबाद के कविनगर इलाके की है। घर में घुसे 6 बदमाशों ने 8 महीने के बच्चे और परिवार के दूसरे लोगों को बंधक बना लिया और लूट की वारदात को अंजाम दिया। इस दौरान महिलाओं से बदसलूकी भी हुई है। इस वारदात में 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं, लेकिन एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था सवालों के घेरे में। सुबह ही नमस्ते भारत में हमने आपको दिखाया किस तरीके से उत्तर प्रदेश अपहरण प्रदेश बनता जा रहा है, और अब ये नया मामला गाजियाबाद से सामने आया। गाजियाबाद में दूसरी बड़ी घटना हुई। इससे पहले पत्रकार विक्रम जोशी की हत्या का मामला सुर्खियों में आया था, और अब ये एक घर में घुसकर लूटपाट की गई। 8 साल के बच्चे को, 8 महीने के बच्चे को कब्जे में लेकर महिलाओं के साथ बदसलूकी की गई और कविनगर इलाके में लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया। आप सोचिए, ये गाजियाबाद पुलिस है, जिसे कहा जाता है कि एनसीआर की पुलिस, यानी गाजियाबाद और नोएडा की पुलिस यूपी के बाकी जिलों की पुलिस से बेहतर है। यहाँ ये सब कुछ हो रहा है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, भारत में पिछले 24 घंटे में 47,703 नए केसेस आ गए हैं कोरोना के। इस तरह कोरोना का कुल आंकड़ा 14,83,156 हो गया है। कुल एक्टिव पेशेंट्स की बात करें तो 4,96,988 इस वक्त एक्टिव पेशेंट है। कुल मिलाकर ठीक हुए मरीजों की तादाद 9,52,743 है, जबकि संक्रमण से मौत 33,425 लोगों की हो चुकी है। इन सब के बीच 654 ऐसे मरीज हैं जो पिछले 24 घंटे में कोरोना की वजह से जिनकी जान चली गई। रिकवरी रेट 64.23 बना हुआ है। तो देखिए, पिछले 24 घंटे में कोरोना के 47,703 मामले आए, जबकि 654 लोगों की पिछले 24 घंटे में कोरोना के चलते मौत हो गई है। कोरोना के एक्टिव केस 4,96,000 हैं। कोरोना के अब तक 9,52,000 मरीज ठीक हो चुके हैं। ये अच्छी खबर है। 64% रिकवरी रेट है, ना कि 64% लोग ठीक हो जा रहे हैं। अच्छी बात यह है कि रिकवरी रेट लगातार बढ़ रहा है हमारा, लेकिन दायरा संक्रमण का बढ़ रहा है, ये भी खतरनाक बात है। कोरोना के कुल आंकड़ों की एक बार फिर से आपको जानकारी दे दें कि देश में अब तक 14,83,156 कोरोना पॉजिटिव लोग हैं, जिनमें एक्टिव केसेस की संख्या 4,96,988 है। पिछले 24 घंटे में 645 लोगों की मौत भी हुई है। कुल मिलाकर मौत का आंकड़ा 33,425 हो गया है। देश में कोरोना का रिकवरी रेट 64% बना हुआ है।